एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता कि कमी कहां रह रही है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता। यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता, जिनका उपयोग करके वह कम समय में भी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ ही वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूं, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है, इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो। अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए?
इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, वह भले कितना ही अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय भर बात करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में बस। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे, इसलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की जरूरत है। फिर गुरु कहते हैं कि चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बस सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसीलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो है, लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी सरती यान ऐसे काम है जो तुम्हें लगता है सारे बराबर जरूरी है, सारे करना जरूरी है, तब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो है बस यही है और इतने समय में ही है। कोई उद्देश्य नहीं मतलब भटका हुआ, दुखी और अस्तव जीवन। उद्देश्य मतलब मजा क्या चाहिए। फिर गुरु कहते हैं कि पता है तुम्हें, अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और वह बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं, उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में बांट लो और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। याद रखो, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही यह प्रश्न भी अपने से पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में
यह अंदाजा भी जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। छठा नियम, स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समस्या यह है कि यह कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था। तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल से करूंगा। एक उत्साह था, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ यह हर रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, यह सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय जब तुम जोश में होते हो, उस समय सिर्फ वह करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस काम को जितने समय में कर सकते थे, प्रयास करो अगली बार उसे और कम समय में कर सको और कष्ट को झेलो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए वह करना। जिस लक्ष्य को तुम्हें पाना है, उसे पाने में अगर कोई चीज रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो या टाल दो कि इसे बाद में करेंगे। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और एकाग्र महसूस कर रहे होते हैं, तब हम 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यही ऊर्जा और एकाग्रता तुम्हारे अंदर हमेशा बनी रहे तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो। दुनिया में जितने भी मजे बने हैं, कामयाब लोग इन सबको नजरअंदाज कर लेते हैं और वह मजा ढूंढते हैं अपने काम में। बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया, इसकी कहानी होती है, न कि कितना उनको ज्ञान था, इसकी कहानी होती। तुम किसी भी सफल इंसान को देख लो, उसके काम गिने जाते हैं, उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान के साथ मेहनत और अनुशासन बहुत जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर इसी बात के उदाहरण मिलेंगे कि कम ध्यान रखने वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं। और इसकी वजह होती है निरंतरता, यानी लगातार प्रयास। कामयाबी न ज्ञान की मोहताज है, न तेज दिमाग की मोहताज है, न पैसों की, न जान पहचान की। यह कामयाबी गुलाम है। लगातार प्रयास की, लगातार कर्म करते रहने की बात जानकारी या ज्ञान की नहीं है। ज्ञान तो पूरी दुनिया ले रही है। बात उस ज्ञान को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमानी से उपयोग करने की है। 90% लोग तो अपने दिमाग में परिजान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, सिर्फ जान लेकर बैठे हैं, कर कुछ नहीं रहे। दुनिया में सफल और अमीर वो लोग बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने पर उस पर काम शुरू किया, न कि वह लोग जो कि ज्ञानी हैं। मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान इंसान को पीछे छोड़ देती है, जब बुद्धि वाला इंसान मेहनत नहीं करता। एक मूर्ख इंसान लगातार अपनी मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है। अफसोस की बड़ी कामयाबी के लिए ध्यान चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ले सकते हैं, लेकिन भटके हुए मन को लगाना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और काम को समय पर करना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सपने काम को टालने की आदत ने मारे हैं। सबसे ज्यादा सपने आलस ने मारे हैं, इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा। इसे टालने की आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में यह पछतावा करवाया है कि काश मैं एक कोशिश और कर लेता तो 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में प्राप्त करने के लिए कहने एकाग्रता और अनुशासन का होना बेहद जरूरी है। 7वां नियम, उत्तरदायित्व लो और जवाबदेह बनो। अपने काम की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लो और उसके प्रति जवाबदेह रहो। किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके प्रति तुम जवाबदेह बन सको, जिससे अगर तुम किसी काम को करने का वादा करते हो तो वह तुमसे उस काम के पूरा होने या ना होने पर प्रश्न कर सके और तुम्हें उसे उत्तर देना पड़े। ऐसे उत्तरदायित्व और जवाबदेही
तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकने नहीं देती और तुम्हें समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करती है। वह व्यक्ति जिसके प्रति तुम जवाब दे रहे होगे वह तुम्हारे माता पिता या गुरु कोई भी हो सकते हैं। 8वां नियम, लगातार सीखते रहना और नई चीजों को अपनाना। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने लक्ष्य बनाया और वह तुम्हारी योजना अनुसार पूरा हो जाएगा। तुम रोज मेहनत करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं होगा। रास्ते में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कई बार तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम्हें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, फिर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलेंगे। तुम नीचे आओगे, ऐसे ही फिर ऊपर जाओगे और ऐसे ही कई बार होता रहेगा। तब जाकर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विश्वास यह चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हां, मुश्किलों के बाद भी तुम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। बात बहुत ही साधारण है। बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए लगातार नया सीखते जाओ, अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और नए तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब उस युवक को समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मनुष्य का जीवन बेहतरीन बनाया जा सकता है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या। किसी भी चीज की व्याख्या में चेतन मन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सबसे पहले तो यह जानिए कि वास्तव में मन क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी शक्तियां छुपी है। मन यानी कि हमारा माइंड कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो यह एक सॉफ्टवेयर है, और मगज यानी कि हमारा ब्रेन कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक हार्डवेयर है। मगज एक भौतिक चीज है, जैसा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले यह समझें कि हमारा मन काम कैसे करता है और कैसे हम मन की शक्ति को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। मन का विभाजन हम वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि यह तो एक मनोवैज्ञानिक की अवधारणा पर आधारित है या फिर मन की अवस्थाएं हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें मुख्य रूप से 2 भाग हैं, चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान की इस अवधारणा को समझकर ही हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारी चेतना या सक्रिय एक्टिव अवस्था है। इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वच्छ तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता रहता है। यानी कि अवचेतन मन 240 घंटे काम करता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वह सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा सा भी रहता है, लेकिन जब कुछ दिनों बाद वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो तब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका साइकिल अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है और कोई कार्य करते हुए भी साइकिल चला लेता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपने चेतन मन का इस्तेमाल करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करता है।
लेकिन जब बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तब वह अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने लगते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, यह सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम चेतन और अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। सेंसेशन पर नियंत्रण यानी हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यह सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। मूवमेंट यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। थॉट्स यानी विचार करना, यह चेतन मन का कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं क्योंकि चेतन मन में काम नहीं करता। लॉजिक यानी तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, यह कैसे हो सकता है, यह सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। एनालिसिस यानी किसी भी चीज का विश्लेषण चेतन मन के द्वारा ही किया करता है। पॉपुनिटी यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना चेतन मन के द्वारा ही संभव होता है। जजिंग यानी सही और गलत की परख करना, जैसे क्या सही है और क्या गलत है, यह सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। डिसीजन यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, यह भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी चीज का चयन करना, जैसे कि क्या करना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है, यह सब चेतन मन ही तय करता है। डिजायर मतलब किसी भी चीज के काम के प्रति इच्छाएं जागना चेतन मन के द्वारा ही होता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन या कि सबकॉन्शियस माइंड में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अचेतन मन में न जाने से रोकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। हलन चलन और संवेदनाएं, यह दोनों कार्य हमारा चेतन और अवचेतन मन करता है। यानी जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल, चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। रिफ्लेक्स यानी अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है, जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सांप देखकर उल्टे ही भाग खड़े होते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब याद कती या दख्ती के 3 स्टेप होते हैं: रजिस्टर, रेस्टोरेशन और रिकॉलिंग। रजिस्टर और रिकॉलिंग चेतन मन का विषय वस्तु है, जबकि स्टोरेज अवचेतन मन से जुड़ा होता है। यदि स्टोरेज सही से हुआ हो तो रिकॉलिंग आसान हो जाता है। अगला काम जो अवचेतन मन करता है वह अंतरात्मा की आवाज बनकर हमें सचेत करता है। जैसे जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अंदर आवाज आती है कि यह काम गलत, यानी भगवान ने इंसान को गलत कार्य से रोकने के लिए उसके भीतर एक रडार सेट कर रखा है जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रण में आता है। त्रिकालना यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। यह त्रिकालदर्शी है, यह भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन आर्षि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की और इसी के आधार पर नास्त्रदमस इतना प्रसिद्ध हुआ। आईक्यू यानी कि इमोशनल कोश, भावनात्मक गुणांक। उच्च आईक्यू ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि आईक्यू ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति
कभी कभार आईक्यू के कारण को बड़ी हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारतीय, हिटलर, गुरुदत्त सब बहुत उच्च आईक्यू के थे, पर इनमें आईक्यू उच्च नहीं था, इसीलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर आईक्यू बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। विजडम यानी कि बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब जब आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपको विश्वास के अनुरूप सबसे उत्तम रिजल्ट बताएगा। मेंटल क्लॉक यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। दोस्तों, मैं कभी कभी अलार्म सेट नहीं करता, बल्कि अपने मन को कमांड देता हूं कि मुझे इतने समय पर उठ जाना है, जिससे मन बिना देरी किए ही मुझे उठा देता है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मेंटल कैलेंडर यानी अपने जीवन में जो भी पाना है उसकी एक निर्धारित समय सीमा का उल्लेख जरूर कीजिए, तभी अवचेतन मन उस पर सही तरीके से कार्य कर पाएगा। हीलिंग पावर यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया था। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सबसे इलाज करवा कर देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने पिता के अवचेतन मन से ही उनके शरीर को ठीक कराऊं। वह सोचने लगा कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वह बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि यह अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर यह लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो यह मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वह रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए। जबकि सच यह था कि ना तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था। लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंगलेस ही है। ये कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। दोस्तों, यह सारे कार्य हमारे अवचेतन मन के स्तर पर ही होते हैं। हम सभी एक चुंबक की तरह है जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती है गए और राम को वहां जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचे, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचे। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। जब हम अवचेतन मन को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका असर हमारे आसपास भी दिखाई पड़ता है। जैसे श्री रविशंकर जब बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय आश्रम में होते हैं तब उनकी ध्यान साधना के वक्त बादल घर आते हैं। आप कभी भी आश्रम में जाकर यह देख सकते हैं, वहां के सांप, बिच्छू, हिंसक जानवरों तक में से हिंसा खत्म हो गई है और वहां हमेशा ही हरियाली बनी रहती है। यह श्री रविशंकर महाराज के अवचेतन मन की शक्तियों का एक छोटा सा नमूना है। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि यह हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूं। यह कहने का मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखता है, जो हमारे शरीर के पाचन, श्रवण, हार्मोन्स पैदा करने आदि के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहे।
जैसे मेरे स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। चेतन मन के पास 10 पर पावर है और अवचेतन मन के पास 90% पावर है। यानी हमारा मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10 पर हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90 पर हिस्सा पानी के अंदर रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह हमारा चेतन मन भी दिखाई देता है, परंतु अवचेतन मन पानी में डूबे पहाड़ की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में वह होता जरूर है। इसलिए चेतन मन जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन 240 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगे होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा तरंगों में हमारा था। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक भी होते हैं। डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है और इसमें सबने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचा हो तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो, जो कि वह है अल्फा अवस्था। इसलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह बात या चीज आपकी आदत में शुमार हो गई है और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अब अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दिया है और वह काम आपको बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आया होगा। आपको प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा यूनिवर्स लॉगिन चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सीख की तरफ। आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन से ज्यादा है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया, पर क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर यह आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, और वह भी बहुत जल्दी कम समय में। यह तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपका दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सोचना भेजोगे आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है। इसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आपकी अवचेतन मन तो 2400 घंटे सक्रिय रहती है, पर यह रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको नकारात्मक सोचना चाहिए, पर इस वीडियो का मेरा मकसद आपको यह बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिक नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्ट अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनट में जो मैं बोल रहा हूं उसे अपने किया तो वह ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनट में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वह पा सकते, चाहे वह कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं उसे समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वह आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता था। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है आज के दिन।
क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया, और कई नेगेटिव चीज है। उन 5 मिनट में हम जितने चिंता वाली चीज हैं उसे सोचते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये तो आपके दिमाग की नेचर ही है। इस समिति ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि हमको आखिर उन 5 मिनट में करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वह सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उसी समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूं कि यह आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर यह आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए, उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उसे समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वो जो चमत्कारी ऊर्जा है, वह आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे, तब आप देखने कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक शांत होने लगे। जब शांत हो जाए, उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, और जो चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीज हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। और इस वीडियो का मेरा मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन तकनीक को आप उसी वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उसी वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप जरूर जानना चाहोगे। मैं आपको सब कोर्सेस मन के बारे में कई चीजों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीज हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वह कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक। इसीलिए जो आप सोचते हो उसे वह रियल मान लेता है, और अगर आप उसे चीज को लेकर टेढ़ रहते हो तो वह सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो, तो वो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी डिफिकल्ट आदत डेली रात को नेगेटिव चीजों को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीजों को सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही रियल मान लेता है, और असल में आपकी जिंदगी में वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजों को सोचा, तो आपका आप चेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्ट आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो इस और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वह नहीं होगा। इसी नेगेटिव सोच के चलते डायरेक्ट रेट को नकारात्मक चीजों में बढ़ रहे हो। मैं दुखी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। रात के सोने के पहले उसे पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीजों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूं, मैं लकी हूं, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे वह खरीद सकते हो, पर आप क्या कर रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च कुछ भी कर रहे हो, कुछ और खरीद रहे हो। कुछ पैसे लेकर मार्केट तो जा रहे हो और खरीदी जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो, और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गया है। वह जो पैसा है वह आपकी सोच है, आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वह जो मार्केट है वह ये दुनिया है, इसीलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों को, पॉजिटिव चीजों को सोचो। लाइफ में चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है आपको, तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो।
कि अगले दिन जो होगा वह अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगा। सोने के बीच की वो टाइम एकदम चमत्कारी समय होती है, तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाएं, वह मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आज रात ही आप इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीज हैं उसे सोचना और दे देखना। 95% चांसेस है यह आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। सीख कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। बढ़ते हैं अगले सीख की तरफ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जो ज्ञान, जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है और कोई दूसरा आपको कभी बताया भी नहीं। आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हो। ये पूरी तरह से संभव है। ये कोई सच या कोई फिक्शन नहीं है, ये एक फैक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग एक मोबाइल या कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर की स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज में और रैम की साइज होती है जीब में, बिल्कुल उसी तरह आपके दिमाग की भी कुछ शक्तियां होती हैं और वही यह तय करता है कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मोबाइल फोन की रैम और प्रोसेसर यह तय करती है कि वह फोन कितना फास्ट काम करेगा। आप अपने दिमाग के भी रैम और प्रोसेसर को बूस्ट कर सकते हो, पर इसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं, यानी तरीके होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मुश्किल तरीके हैं, पर ऐसे कई आसान तरीके भी हैं जिससे आप अपने दिमाग को शार्प यानी बहुत तेज बना सकते हो। सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट की एक तकनीक को फॉलो करो। आप इस पोज में बैठ जाओ। उसके बाद आप सिर्फ 4 बार जोर जोर से सांस लो। उसके बाद आपको अपने नाक के दोनों साइड से नहीं, एक साइड से सांस लेना है। आप अपने राइट यानी दाएं हाथ के किसी भी अंगुली यानी फिंगर से अपने राइट यानी दाएं नाक को बंद कर दो। दाएं हाथ से नाक की दाईं साइड को बंद कर दो और बंद करने के बाद आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक से सांस लो और छोड़ो और फिर बिल्कुल ऐसे ही इसके उल्टे अपने लेफ्ट यानी बाएं हाथ से बाएं नाक को बंद कर दो और अपनी राइट यानी दाएं नाक से सांस 15 बार, राइट से यानी दाएं से और 15 बार लेते रहो। यानी सामान्य तौर पर आप अपने दोनों नाक से सांस लेते हो और इस तकनीक में फर्क यह है कि आप अपने एक नाक के सांस ले रहे हो और ये ध्यान रखना सांस आपको जोर जोर से लेना है। मतलब जैसे आप नॉर्मली यानी सामान्य तरीके से लेते हो वैसे नहीं लेना है। आप जोर जोर से जितनी हवा अपने अंदर खींच सको उतना खींचना। कम से कम 5 मिनट के लिए डेली जरूर करो। जब आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक को बंद करके सिर्फ दाईं नाक से सांस लेते हो, तब वो सांस ऑक्सीजन आपके दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी बाएं तरफ के दिमाग में जाती है और आपके दिमाग की उसे लिफ्ट यानी बाई साइड की ऊर्जा को बढ़ाती है और आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वह आपकी दिमाग की तार्किक कैपेबिलिटी यानी तर्क क्षमता को कंट्रोल करती है। मतलब अगर आपकी मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स कमजोर है, तब आपको यह प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी लॉजिकल एबिलिटी बढ़े, तब आपको ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। लॉजिक बढ़ने से आप बहुत तेज हो जाओगे। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपको झट से समझ आ जाएगा कि आपको यह करना चाहिए या फिर यह करना चाहिए। जब आप अपने दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेते हो, तब आपकी दिमाग की दाईं साइड की ऊर्जा बढ़ती है और आपकी जो राइट हेमिस्फीयर यानी दिमाग का दायां हिस्सा है, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तब आपकी अंदर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी तब आपकी जो स्टाइल है वह पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपकी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ेगी और आपको किसी से पारस्परिक में बात करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर की टैलेंट को जागृत करती है और तब आप अपने अंदर की टैलेंट यानी प्रतिभा को पहचान लोगे। जो आप ऑक्सीजन लेते हो, जो आप सांस लेते हो, वह आपके दिमाग के अंदर की सेल्स न्यूरॉन्स जिसकी शक्ति तनाव के चलते काम हो जाती है, वो वापस से जैन लगती है और उसकी ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है। और इस तकनीक की खास बात यह है कि आप जब नाक की एक साइड से सांस लेते हो, तब वो आपके दिमाग की एक ही दिशा एक स्पेशल तरीके से प्रभाव करता है। एक स्पेशल तरीके से आपके दिमाग के अंदर
की सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचती है और उसी के चलते आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाती है दिमाग को। अगर आपको तेज करना है और अगर आप चाहते हो कि आपकी दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करें, तब आपको एक अच्छी नींद की जरूरत। अच्छी नींद के बिना आपकी जो दिमाग की एफिशिएंसी है वो काम हो जाती है। मतलब आपकी ब्रेन एक सेकंड में कितनी चीजों को समझ सकती है, वो जो शक्ति है वह बहुत कम हो जाती है। आपकी दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उसके बीच की जो कनेक्शन है वह कमजोर हो जाती है। आप यह कैसे पता करोगे कि आप जो डेली रात को सोते हो उसी समय की नींद अच्छी थी या खराब? इसका आंसर यानी इसका उत्तर यह है कि अगर आप जब सुबह उठते हो उसे समय आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हो, तब आप एक अच्छी नींद में सोए थे। और मैं यह सुरेली कहता हूं कि आप लोगों में से कुछ ही लोग सुबह सुबह ऐसा महसूस करते हो, जहां तक लोग तो सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। नींद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है और आपकी दिमाग पूरे दिन किस ऊर्जा के साथ काम करती है वह आपकी नींद पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अब यह तो कहते हो कि आपको मानसिक स्तर पर थकान महसूस हो रही है, पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अगर आपकी दिमाग रात के वक्त ठीक से रिपेयर नहीं होगी, मतलब अच्छी नींद नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग पूरी फुल पावर में कैसे कम कर सकता है। जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपके दिमाग की हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है। मतलब दिन भर के काम करने के बाद अब जो थक जाते हो वह रिचार्ज होती है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। जब आप सोने जाते हो तब आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। अगर आप अपने शरीर पर फोकस करोगे तब मतलब जब आप सोने जाते हो तब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स यानी विचार चलती रहती है। तब आप उन थॉट्स यानी विचारों पर से फोकस हटा के अपने शरीर पर फोकस करो। मतलब ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आप जो सोचते हो वह आपकी ऊर्जा खींच लेती है, तो आपको इस अटेंशन को अपने शरीर पर लगाना होगा। अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को महसूस करते रहो, फॉलो करो, अपने हाथों को फॉलो करो, अपने पैरों को। और अगर वापस दिमाग थॉट्स की तरफ भागने लगी तब उसी टाइम अपने ज्ञान को वापस अपने शरीर पर लगा दो। इससे आपकी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और आपकी दिमाग आपके शरीर से कनेक्ट है यानी जुड़ी हुई है। इसलिए जब आप शरीर को रिलैक्स करोगे तब आपकी दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगी और आप जल्दी सो जाओगे। आपको सोने जाने के 15 से 20 मिनट बाद नींद आती थी, अब बस 5 से 10 मिनट बाद नींद आ जाए। और अगर आप इस फॉक्स वाली ट्रिक से सो गए तब आपकी नींद काफी गहरी होगी, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बिना मतलब वाली थॉट्स पर खर्च नहीं कर रहे हो। और अगर आपको गहरी नींद आएगी तब आपकी दिमाग की पावर बहुत बढ़ जाए। दूसरे शब्द में कहूं तो दिमाग तेज हो जाएगी। एक वीडियो में मैंने आपको सोने के पहले उन चीजों के बारे में सोचने को कहा था जो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसे तकनीक को प्रैक्टिस करना। तो जो आप चाहते हो उसे सोने के बाद जब आप फाइनली ये तय कर लोगे कि हां अब मुझे सोना है, अब उसे समय जब बेमतलब की रैंडम थॉट्स आपके दिमाग में आती रहती है, उसे समय आप अपने शरीर पर ध्यान लगाने वाली ट्रिक को प्रैक्टिस करनी है। क्या तुम पवेलियन जो यूनिवर्सिटी और प्रोजेक्टर के एक रिसर्चर है और रिचर्ड डेविडसन जो यूनिवर्सिटी मेडिसिन के एक रिसर्चर है, उन दोनों ने कई महीनों के रिसर्च के बाद एक आर्टिकल को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि गेम्स आपकी मेंटल फंक्शनिंग यानी आपके दिमाग की सोने की शक्ति को बढ़ाता है, आपकी लर्निंग एबिलिटी यानी किसी चीज को जल्दी से सीखने की क्षमता को डेवलप करता है, और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी गेम्स खेलने से आपकी भावनात्मक बुद्धि बढ़ती है। आपने यह नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप गेम्स खेलते हो तब आप एकदम फोकस हो जाते हो, मतलब आपकी दिमाग की कंसंट्रेशन वाली परत उसे समय स्टिम्युलेट होती है, यानी उसमें गतिविधि होने लगती है और उसी के चलते आपकी बाकी चीजों में भी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमें ज्यादा गेम्स नहीं खेलना चाहिए, या फिर लोगों को यह बोलते हुए सुना होगा कि एंड्रॉइड गेम्स और कंप्यूटर गेम्स आपके लिए खराब होती है। पर मैं आपको बता दूं कि यह एक बहुत बड़ी मिथ है कि गेम्स खराब है, क्योंकि एक्सेसिव गेम्स खराब है, बहुत ज्यादा ओवर गेम्स खेलने खराब। ऐसे देखा जाए तो दुनिया की सारी चीज खराब है, ज्यादा पढ़ना भी खराब है, ज्यादा खेलना भी खराब है। पर अगर लिमिट में खेलो
तो वह आपको इतना फायदा देगी जितना आप सोच भी नहीं सकते। वह आपके दिमाग की पावर को बढ़ाती है। आप गेम्स तो खेलते ही होंगे, इससे आपकी दिमाग तो डेली बेसिस पर बढ़ती ही होगी, पर मैं चाहता हूं कि आपकी दिमाग जी स्टेज पर है, उसे आप और ऊपर उठाओ और आप सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक बन जाओ। इसलिए जो सांस वाली तकनीक है और सोने के पहले की गहरी नींद वाली टेक्निक, उसे जरूर प्रैक्टिस करना। इससे आपके दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। धन्यवाद आपका। बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक संभोग इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि मानसिक संभोग होता है, क्योंकि शारीरिक संभोग में तो शरीर की कुछ ऊर्जाई खर्च होती है जो फिर से बन जाती है, लेकिन मानसिक संभोग जीवन भर हमारे साथ चलता है। वह हमेशा हमारी ऊर्जा को खत्म करता रहता है। जो भी इंसान अतीत में हुए संभोग या फिर भविष्य में होने वाले समूहों में अपने विचारों को केंद्रित रखता है, वह अपनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। अगर इंसान विचारों से निकलकर प्रतिपल वर्तमान का आनंद लें, तो वह अपनी मानसिक काम वासना की ऊर्जा को बचा सकता है। बहुत बड़ी मानव जाति संभोग से परेशान नहीं है, उस संभोग के विचारों से तनावग्रस्त है। उनके दिमाग में, उनके मन में अधिकतर समय काम वासना के विचार ही चलते रहते हैं और इसी कारण उनके मन की बहुत बड़ी ऊर्जा उन विचारों में नष्ट होती रहती है। अगर उसने शारीरिक संभोग किया होता तो उसकी शारीरिक ऊर्जा कुछ पलों के लिए नष्ट होती और वह फिर से बन जाती, लेकिन मानसिक हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा हमेशा अरोगामी होती चली जाती है। तो इस मानसिक संभोग से, मानसिक काम वासना के विचारों से बाहर आने के लिए बुद्ध ने क्या तरीका बताया? बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से लड़ते रहते हैं, तब तक हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, और जब हम एक बार उसको स्वीकार कर लेते हैं, तत्क्षण हमारा ध्यान वहां से अपने आप हट जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई रस नहीं रहा, हमारा चित्त उसकी उलझन में नहीं रहा। इसीलिए अब हमारा मन उससे आजाद हो गया है। हम अधिकतर समय यह सोचने में लगा देते हैं कि हमें काम वासना के विचारों से छुटकारा पाना है। किस तरह पाना है, इसके नाना प्रकार के उपाय भी खोजते हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होता। वो विचार ज्यों के त्यों हमारे मन को गिरफ्त में रहते हैं, क्योंकि हमारा चित्त उससे लड़ रहा है, उससे बचने का समाधान ढूंढ रहा है, उपाय खोज रहा है। हमने कभी पूरे मन से यह स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ, मैं एक कामों को व्यक्ति हूं, यही मेरा स्वभाव है। हम अपने आप से कभी बोल ही नहीं पाते। अगर बोल पाते तो हमारा चित्त और हमारा मन इन विचारों से अपना ध्यान हटा पाता। बड़े मजे की बात है, जिस भी चीज से हम बचना चाहते हैं, हम उसी चीज का चिंतन शुरू कर देते हैं, और हम जितना ही उस बारे में चिंतन करते जाते हैं, वो हमारे चित्त में उतनी ही गहरी बैठती चली जाती है, क्योंकि अधिकतर समय हमारा मन उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में सोचता है। मतलब कि हमारा ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। अगर हम अपने उस स्वभाव को स्वीकार कर लेते, तो हमारा ध्यान किसी दूसरे केंद्र, उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए नाना तरह के प्रयोग करते हैं, नाना तरह के उपाय अपनाते हैं। कोई व्रत करने लगता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई अपने शरीर को उतना ही भोजन देता है जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है। वह समय समय पर उपवास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भोजन जो ऊर्जा हमें देगा, उससे काम वासना पैदा होगी। इसीलिए वो सोचता है कि अपने शरीर की ऊर्जा को उतना ही रखो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन भी वह अपना उपवास तोड़ेगा या फिर पेट भर भोजन खाएगा, उसी दिन काम की शक्ति फिर से लौट आएगी और वह विचार फिर से उसके मस्तिष्क को घेर लेंगे। उसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को स्त्रियों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन भी वो उनके संपर्क में आते हैं, उसी दिन उनकी कामुकता फिर से जाग उठती है। चाहे आप ऊंचे पहाड़ों में चले जाएं, जहां पर मानव जाति पाई ही नहीं जाती, लेकिन जिस दिन आप संसार में वापस लौटेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आपकी काम वासना पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए अगर कोई उपाय नहीं किया गया, तो यह काम वासना और इसके विचार जिंदगी भर हमें परेशान करते रहेंगे। इसके उपाय मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी छोटी सी है, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब दे सकती है।
पुराने यूनान में एक बस्ती थी। उस बस्ती में लड़के या लड़की के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होता था। जिस प्रकार दो लड़कों की आपस में दोस्ती होती है, उसी प्रकार वहां पर लड़का और लड़की के बीच भी दोस्ती होती थी। उनमें कोई अंतर नहीं होता था, कोई भेद नहीं होता था। जिस प्रकार लड़कियां आपस में मिलती थीं, उसी प्रकार लड़का और लड़की भी आपस में मिल सकते थे। इसमें कोई भी बाधा या कोई भी नियम नहीं था। यहां तक कि रात में पूरे गांव के लोग एक साथ ही सोते थे, एक छत के नीचे ही सोते थे। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। उस गांव के युवाओं को काम वासना के विचारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि विचार आते ही नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ईसाई पादरी वहां पर पहुंच गए, और जब उन्होंने यह माहौल देखा तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया, उनको उपदेश देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। यह आप घोर पाप कर रहे हैं। लड़का और लड़की हमेशा अलग अलग होने चाहिए, उनमें दूरियां होनी चाहिए। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती, वह एक इंसान का पतन कर देती है। और इसीलिए वहां पर कुछ नए नियम बनाए गए, और उन नए नियमों के अनुसार अब लड़का और लड़की दो लड़कों की तरह दोस्त नहीं हो सकते थे, दो लड़कों की तरह आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, और अब पूरा गांव एक ही छत के नीचे नहीं सो सकता था। सारे नियम बदल दिए गए थे। लेकिन इसी से उस गांव के युवाओं का और उस गांव की युवतियों का पतन होना शुरू हो गया। अब तक उन्हें काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उस गांव के लड़के और लड़कियों के बीच दूरी बना दी गई, वही दूरी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचने लगी। याद रहे, जब तक दो इंसानों के बीच दूरी नहीं होगी, तब तक आकर्षण या फिर कहें कि खींचाव एक दूसरे की तरफ पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दो इंसानों के बीच दूरियां बना देते हैं, वैसे ही एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे की तरफ खिंचाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अब उस गांव के युवा और युवतियां एक दूसरे का विचार करने लगे, शारीरिक संभोग से हटकर मानसिक संभोग करने लगे, और यही उस गांव का सबसे बड़ा पतन का कारण बना। शारीरिक संभोग में कोई दोष नहीं है, वह प्राकृतिक है, वह प्रकृति ने हमें दिया है, और ना ही उससे हमारी ऊर्जा उतनी खर्च होती है जितने की मानसिक ऊर्जा से होती है। तो मानसिक ऊर्जा का पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है युवक और युवती के बीच की दूरी। जब भी आप किसी युवती से बात नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई युवती किसी युवक से बात नहीं कर पाती है, एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तब उनके मानसिक विचार एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं। वह बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके भीतर उनके मन में एक दूसरे से सम्मान चल रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी युवक मानसिक काम वासना से ग्रस्त है, उसके विचार हमेशा दूसरी युवतियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसे ख्याल करना चाहिए। उसे अपना कदम बढ़ाकर उन युवती से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो उनसे बात करने लगेगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि जो विचार, जो काम वासना उसके दिमाग में भरी हुई थी, वह काम वासना अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक समय पर वह पाएगा कि जिस स्त्री के विचारों में वह हमेशा गिरा रहता था, उसके कामों के विचार पनपते रहते थे, अब उसी स्त्री से संभोग करने का ख्याल उसके मन से पूरी तरह से विलीन हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपनी काम वासना से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे मानो कि हां, तुम हो, तुम वही हो, तुम कामों हो, तुम्हारे विचार काम वासना से घिरे रहते हैं, और उससे तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे स्वीकारने की जरूरत है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ध्यान के मुख्य केंद्र बदलने लगते हैं, और उसके बाद जब तुम अपनी काम वासना के विचारों से बचना बंद कर देते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, उसके बाद स्त्री के पास उससे बात करने से हिचकना नहीं है, उसे स्वाभाविक तरीके से बात करनी है, जिस तरह से दो लोग आपस में बातें करते हैं। मनुष्य का मन तो इतना चंचल है, इतना अनियंत्रित है कि वो अगर किसी जानवर को भी संभोग करते हुए देख लेता है, तो भी काम वासना के विचारों से भर जाता है। इतना चंचल और इतना कामुक मन सिर्फ इसी कारण से पैदा होता है क्योंकि आप अपनी काम वासना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उससे बचना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि जिस भी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, उस पर से हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है।
जैसे कि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो, आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है, लेकिन शादी करते ही आप उसे अपना बना लेते हो, अब स्वीकृत कर लेते हो और प्रेम विलीन हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप सड़क पर कोई गाड़ी देखते हो तो आपका ध्यान उस पर बार बार जाता है, लेकिन जब आप गाड़ी खरीद लेते हो, जब उसे अपना बना लेते हो, तब आपका ध्यान उस पर कभी जाता ही नहीं, क्योंकि वह चेंज स्वीकृत हो गई, आपके मन ने उसे स्वीकार कर लिया। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार करना सीखो। जिस भी आदत को तुम बदलना चाहते हो, उस आदत से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो, और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो अपने आप ध्यान वहां से हट जाता है। लोग पूछते हैं कि आज के समय में इतनी कामुकता हमारे आसपास भरी हुई है। जब भी हम अपना फोन चलाते हैं, जब भी हम इधर उधर निकलते हैं, तो हमें कोई ना कोई काम विशेष देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को बचाएं? बचाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो यह सवाल कर रहे हैं वह अपनी कामुकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप दृश्य देखते हैं और देखकर आगे निकल जाते हैं। आपको क्या प्रयोजन उससे बचने का? आपने उसके लिए तो रास्ता नहीं पकड़ा था, उसे देखने के लिए तो आप उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़े थे। वह तो रास्ते में खुद ब खुद आ गई, और खुद ब खुद आई है तो खुद ब खुद चली भी जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बचना शुरू कर देते हैं तो अपने दिमाग में, अपने मन में उस चीज को पूरी तरह से जगह दे देते हैं, और जब वह चीज जगह पाई जाती है तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य आपके मन पर बना लेती है। जब तक आपका मन काम वासना या संभोग से ऊपर के आनंद को नहीं जानेगा, जब तक उसका स्वाद नहीं चखेगा, तब तक उसे काम वासना या संभोग से बद कोई चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप उस परमानंद का स्वाद चख लेते हैं, उसी दिन से आपको पता चल गया कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, क्योंकि परमानंद से बढ़कर आनंद किसी चीज में नहीं होता। इसीलिए ध्यान के द्वारा एक बार उस परमानंद को छक कर जरूर देखें, और एक बार अगर आपने उस परमानंद को छक लिया तो फिर आपका ध्यान अपने आप उस परमानंद को पाने के लिए केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि काम वासना या सब भोग से भी बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई आनंद होता है। तो दोस्तों, चलिए अब काम वासना के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बुद्ध से धमकी की दीक्षा लेने के बाद श्री मां, जो कि उस समय के मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह की नगरभूति, उसने अपना घनिष्ठा का काम छोड़कर बुद्ध की उपासिका बनने का निश्चय किया। श्री मां राजगृह की सबसे सुंदर और अमीर स्त्री थी, लेकिन अब उसने अपना सारा समय बौद्ध संघ की देखरेख, भिक्षुओं की आज्ञा पालन और दूसरे अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। उसने संघ से हर दिन 8 नए भिक्षुओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराने का नियम बना रखा था। उसने 8 निमंत्रण पत्र बनवा के थी, जिन्हें भोजन करने के बाद पुराने भिक्षु संघ पहुंचते ही नए भिक्षुओं को दे दिया करते थे। इस तरीके से हर दिन 8 नए भिक्षु उसके यहाँ भोजन करने आते। सीमा भोजन करने आए भिक्षुओं को अपने हाथों से भोजन परोसती और उन्हें उचित आदर सम्मान देती। भोजन सबके लिए पर्याप्त और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। एक दिन की बात है, 8 में से एक भिक्षु, जो कि उस दिन सिरिमा के घर से भोजन ग्रहण करके लौटे थे, आश्रम में आने के बाद से बड़ा ही उतावला और प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। तो आश्रम के कुछ अन्य भिक्षुओं ने उस भिक्षु से सीमा के घर के भोजन के बारे में पूछा। उसने भिक्षुओं से कहा, भोजन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में था और भोजन का स्वाद ऐसा था कि जिसकी तुलना ही ना की जा सकती है। इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया था। लेकिन वहां की सबसे महत्वपूर्ण और न भूलने वाली चीज थी उस घर के मालकिन की सुंदरता। सीमा एक अद्भुत सुंदरी है, उसकी सुंदरता की कोई तुलना ही नहीं है। वह एक बहुत ही आकर्षक और 100 में एक स्त्री है जो किसी का भी मन मोह ले। ये सारी बातें वहीं खड़ा एक जवान भिक्षु भी सुन रहा था। उस जवान भिक्षु के अंदर सिरिमा के प्रति आसक्ति पैदा होने लगी। उसने सोचा, जब वह इस भिक्षु की बातों में इतनी सुंदर लग रही है तो वह असल में कितनी सुंदर होगी। उसके मन में सीमा की सुंदरता की अलग अलग तस्वीरें भरने लगी। वह उस स्त्री के प्रेम में पड़ चुका था जिससे वह अभी तक मिला भी नहीं था। उसने पता लगाना शुरू कर दिया कि सीमा के घर भोजन के लिए कैसे जाया जा सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद उसने एक भिक्षु से अगले ही दिन का निमंत्रण प्राप्त कर लिया।
क्योंकि अब वह सीमा के लिए एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह उस रात ठीक से सो भी नहीं सका, क्योंकि वह पूरी रात सीमा के बारे में ही सोचता रहा। लेकिन उसी दिन सीमा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह अपनी सारे गहने और सजावट की बस्ते उतारकर बिस्तर पर सोने चली गई। इसलिए जब वह प्रेमी युवा भिक्षु सीमा के घर पहुंचा तो नौकरों ने उसका स्वागत किया और उसे भोजन परोसा। यह देखकर उस युवा भिक्षु को बहुत क्रोध आया और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। जब सीमा को पता चला कि भिक्षु भोजन के लिए बैठ गए हैं तो उसने उनके प्रति अपना सम्मान जताना चाहा। उसने अपने नौकरों से कहा, भोजन कक्ष तक पहुंचने में मेरी मदद करो। नौकरों की मदद से दर्द में कराहती सीमा धीरे धीरे चलते हुए भोजन कक्ष में पहुंच गई। वह पसीने से लथपथ थी और उसका पूरा शरीर बुखार से कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर घुटनों के बल भिक्षु के सामने जाकर बैठ गई। उसे देखकर उस युवा भिक्षु ने मन ही मन कहा, इतनी बीमार होने के बाद भी यह कितनी सुंदर और आकर्षक है। सोचो, अगर यह बीमार ना होती और सारा श्रृंगार करके आती तो कितनी सुंदर लगती। अपनी वासना के बसीभूत होकर उस बौद्ध भिक्षु ने बिना एक और खाए अपनी भिक्षा पात्र को बंद कर दिया। भोज समाप्त होने के बाद वह अपने भिक्षा पात्र को हाथ में लेकर झूमता हुआ आश्रम वापस आ जाता है। आश्रम पहुंचकर भी कोई भिक्षा पात्र को नहीं खोलता और उसे एक कोने पर रखकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में पूरे समय सिर्फ सीमा का वह खूबसूरत चेहरा ही घूम रहा था जो उसने भोजन कक्ष में देखा था। वह उसके बारे में जितना सोचता वह उसके लिए उतनी ही सुंदर होती जा रही थी। उसके कुछ मित्र भिक्षुओं ने उसे भोजन कराने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी असफल रही। भयानक बुखार की वजह से उसी रात सीमा की मृत्यु हो गई। जब मगध सम्राट भीमीसार को सीमा की मौत की खबर मिली तो उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, यह तो तथागत आपके व्यक्तिगत चिकित्सक जीबाका की बहन सीमा अब इस दुनिया में नहीं रही। बुद्ध ने सम्राट भीमीसार को वापस संदेश भेजा, मृत शरीर को जलाया ना जाए बल्कि उसे एक बड़े से मैदान में संभाल कर रखा जाए। चीन, कौवे और दूसरे जानवर शरीर को नुकसान न पहुंचा पाए, इसके लिए कुछ पहरेदार मृत शरीर के आसपास तैनात कर दिए जाएं। 3 दिनों में मृत शरीर सड़ चुका था। शरीर के फूलों की वजह से चमड़ी फट गई थी और उसमें से कीड़े निकलने लगे थे। आसपास का सारा वातावरण दुर्गंधमय हो गया था। बुद्ध के कहे अनुसार सम्राट भीमीसार ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य गृह के सभी युवा पुरुषों को सीमा के शरीर का अंतिम दर्शन करने राज्य मैदान पर पहुंचना है और जो भी व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर 8 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उस युवा प्रेमी भिक्षु ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उसके भिक्षा पात्र में रखा भोजन पूरी तरह से सड़ चुका था और उसमें से कीड़े निकल रहे थे। उस भिक्षु का एक मित्र उसके पास आया और बोला, मित्र, बुद्ध सीमा को देखने जा रहे हैं। सीमा शब्द की आवाज कान में पड़ते ही उस भिक्षु के अंदर अचानक से ऊर्जा लौट आई और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने शिक्षा पत्र में से उत्तर रहे भोजन को बाहर फेंका और उसे अच्छी तरह से साफ किया। जब वह भिक्षा पात्र से भोजन को फेंक रहा था तब उस भोजन से निकल रहे किरणों की तस्वीर उसके मन की गहराइयों में बैठ गई। भिक्षा पात्र साफ करने के बाद वह भी आश्रम के बाकी भिक्षुओं के साथ राज मैदान की तरफ चल पड़ा। राज मैदान पर युवाओं की एक बड़ी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो रखी थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक ओर बैठ गए, दूसरी ओर सारे भिक्षुणी बैठ गए। एक ओर सम्राट भीमीसार अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बैठ गए और उनके ठीक सामने राजगृह के सारे युवा और उनके पीछे नगर की बाकी जनता बैठी हुई थी जो बुद्ध में आस्था रखते थे। राज मैदान पूरी तरह से शांत और गंभीरता से भरा हुआ था। तभी वहां की शांति को भंग करते हुए बुद्ध ने प्रश्न किया, सम्राट, यह सामने पड़ी मृत स्त्री कौन है? सम्राट ने उत्तर दिया, सीमा, जीबाका की बहन और राजगृही की नगर वधू। फिर बुद्ध ने कहा, सीमा राजगृह की नागरबद्ध हूं, चलो अभी सच्चाई का पता लगाते हैं। बुद्ध ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आप में से जो भी व्यक्ति 1000 सोने के सिक्के देगा वह सीमा के साथ एक रात बिता सकता है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ की तरफ देखने लगी। एक भी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं उठाया। बुद्ध ने फिर कहा, 500 सोने के सिक्के। अब भी सब चुप थे। 100 सोने के सिक्के।
किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं। 50 सोने के सिक्के। बस चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक सोने का सिक्का, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मुफ्त में अभी किसी ने कोई एक्शन नहीं दिखाई। बुद्ध ने कहा, देखा, यह वही स्त्री है जो 4 दिन पहले तक नगर के हर पुरुष की चाहत थी। सब इसे अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझते थे। इसके साथ एक रात बिताने के लिए हजारों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे। एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते थे। लेकिन आज उसी नगर में उसी स्त्री के शरीर को कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं है। यही हर इंसान के शरीर के साथ होता है। हमारा यह शरीर अल्पकालिक और नाशवान है। इसे केवल सुंदर गहनों, कपड़ों और सुगंधित इत्र के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रयास इसे बूढ़ा होने, बीमार पड़ने और अंततः नष्ट होने से नहीं बचा सकता। केवल मूर्ख ही अपने आप को कल्पनाओं से जोड़ते हैं और जो मलिन है उसे सुंदर और आकर्षक मानते हैं। भीड़ में बैठे उस बीमार युवा प्रेमी भी। बुद्ध की यह सारी बातें सुनी। बुद्ध की यह बातें उसके दिल को चोट कर गईं। उसने सोचा, जब सीमा जिंदा थी तो उसका शरीर कितना सुंदर और आकर्षक था, ठीक उस भोजन की भांति जो ताजा पकाकर उसे परोसा गया था। हालांकि समय के साथ उसके कटोरी में रखा भोजन सड़ गया और पूरा भिक्षा पात्र कीड़ों और मक्खियों से भर गया। इसी तरह एक बार जीवन ने सीमा के शरीर को छोड़ दिया तो वह फूल गया, कीड़ों से भर गया। उसमें से तरल पदार्थ निकलने लगा और वह मक्खियां, वह दूसरे जीवों का आहार बन गया। अपने स्वयं के शरीर के बारे में विचार करने पर वह समझ गया कि वह अलग नहीं है। यहां तक कि इस दुनिया में कुछ भी उसके शरीर को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। इसलिए अपने शरीर और कल्पनाओं से लगाव रखना एक भ्रम मात्र है। इस नए ज्ञान के साथ वह हर अंत बन गया, यानी एक ऐसा मनुष्य जिसने अस्तित्व की यथार्थ प्रकृति का अंतर ज्ञान प्राप्त कर दिया हो और जिसे निर्माण की प्राप्ति हो चुकी होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।